हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पर आज से यूपी बोर्ड 10th क्लास का जीव विज्ञान का सिलेबस पूरा डिस्कस कर चुके थे और हम लोग आज टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। इसका सामान्य परिचय क्या होता है ये देख लेते हैं। जीव विज्ञान का शब्द सबसे पहले जीव विज्ञान किसने रखा, हम लोग जीव विज्ञान क्यों कहते हैं? तो जीव विज्ञान के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस। और जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? तो अरस्तु एरिस्टोटल को कहा जाता है। अब बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। बायो का मतलब होता है लिविंग जिनमें हम लोग जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। हम जिस शाखा में जीवित प्राणियों का अध्ययन करते हैं वह हमारी जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाती है। बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी दो शाखाओं में बटी है, दो शाखाओं से मिलकर के बनी हुई है। पहला है जूलॉजी, जिसमें जंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वह हमारी जूलॉजी होती है। जूलॉजी के जनक कौन थे? तो अरस्तु थे, अरिस्टोटल थे। जूलॉजी के जनक कौन थे? अरिस्टोटल थे। पहली पुस्तक इन्होंने जो जूलॉजी पे लिखी थी वह थी हिस्टोरिया एनिमलिया। इन्होंने प्रथम पुस्तक लिखी थी। दूसरा भाग है बॉटनी, जिसको हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक जो थे वो थियोफ्रस्ट थे। कौन से थे? थियोफ्रस्ट थे। बॉटनी के जनक थियोफ्रस्ट। और जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं, अरिस्टोटल हैं। और इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, पहली बुक इनकी आई थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि ये प्रथम पुस्तक लिखी गई थी, बॉटनी के ऊपर लिखी गई थी। अब हम समझेंगे जैव प्रक्रम। हम लोग का पहला चैप्टर कौन सा है? जैव प्रक्रम है। पहला टॉपिक हम लोग का जैव प्रक्रम है। तो इसमें तथ्य जो स्टडी में कुछ दिए हुए हैं, हम लोगों के चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दिया हुआ है। तो सजीव क्या होते हैं? सजीव समझ लेते हैं क्या होते हैं। वह जीव या प्राणी जिनमें क्या श्वसन वृद्धि हो और भोजन जल ग्रहण करें, ऑक्सीजन लें और अन्य पदार्थ भी ग्रहण करें। और उनमें क्या होता है? गमन होता हो जैसे कि चलते फिरते हैं, मनुष्य चलते फिरते हैं। पेड़ पौधे जो है चलते फिरते नहीं है, पर वो सजीव ही होते हैं। उनमें और सारी प्रोसेस होती है, उनमें भी जनन होता है, तभी वो अपने जैसी दूसरी संतति यानी कि पौधे उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में भी जनन होता है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? सजीव। ऐसे जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अब निर्जीव क्या होते हैं? जिनमें ये सारे फंक्शन एब्सेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। निर्जीव अधिकतर कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारे क्या हैं? निर्जीव हैं। सजीव हैं जैसे मनुष्य है, प्राणी है, ये सारे सजीव हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जो ये पेड़ है ये क्या है? सजीव है। इसमें जनन भी हो रहा है, ये श्वसन भी कर रहा है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है, जल भी ले रहा है। तो यह क्या है? यह सजीव है। अब हम लोग निर्जीव के एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अब निर्जीव के एग्जाम्पल देखेंगे कि निर्जीव क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। निर्जीव जो होते हैं अधिकतर मैनमेड थिंग्स होती हैं, कृत्रिम वस्तुएं, मानव द्वारा कृत्रिम वस्तुएं बनाई गई होती हैं। जैसे कि निर्जीव में क्या है? ये बॉल है और ये बैट है और ये क्या दिख रहा है आपको? ट्री। तो ये तो सजीव है। और जब ये डेड हो गया या फिर इसको जब ये पेड़ क्या हो गया? डेड हो गया, तो इसकी लकड़ी से मनुष्य द्वारा कृत्रिम मतलब होता है मानव द्वारा क्या? बैट बनाई गई। तो ये कैसी? निर्जीव है ना। इसमें क्या? गमन नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो गमन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ इसमें प्रेजेंट ये अपनी जैसे संतति भी नहीं उत्पन्न कर पा रही है, क्योंकि जब ये पेड़ था तो अपने जैसे पौधे उत्पन्न करता था, अपने जैसे पेड़ क्या उत्पन्न करता था। पर जब यह डेड हो चुका है, डेड होने के बाद मनुष्य क्या करता है? कृत्रिम विधि के द्वारा इसका क्या? बैट बनाई। ये बॉल है, ये भी कृत्रिम द्वारा मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके निर्जीव के।
अब हम देखेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव जैव प्रक्रम जीवों का अनुरक्षण एवं निरंतर चलता रहता है। क्या जीवों का अनुरक्षण जो होता है वो निरंतर चलता रहता है भाई। जैसे कि हम लोग स्किन, जैसे ये मेरा हम लोग का हाथ है, ये मेरा हाथ है, इसमें जैसे कि चाकू से या फिर किसी वजह से क्या वो सेल्स जो हो गई कट गई, स्किन कट गई, तो यहाँ पे क्या ऊतक जो टूटी फूटी सेल होते हैं वो ऊतक क्या करते हैं, ऊतक उनका फिर से निर्माण कर लेते हैं टूटी फूटी सेल का। तो जो मतलब अनुरक्षण होता है, सेफ्टी होती है, क्या चलती रहती है। अर्थात वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखते हैं पोषण क्या होता है। पोषण ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर क्या होते हैं, शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर ऑक्सीकरण द्वारा जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। भाई हम चलते फिरते हैं, अपना कोई काम करते हैं या फिर दौड़ते हैं या भागते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, जो न्यूट्रिशन जो पोषण हम लेते हैं उसके द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमें पोषण पदार्थ होता है। तो जितने पदार्थ हम लेते हैं वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब पोषण बच्चे जैसे कैसे लेते हैं, तो माँ का मिल्क फीडिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जिसके द्वारा उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो आइए देखते हैं इसको पिक के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से समझ। जैसे छोटा बेबी है तो ये क्या करेगा, ये फीडिंग के द्वारा अपना न्यूट्रिशन लेगा। पहले माँ न्यूट्रिशन लेगी, उसके बाद माँ क्या करेगी, मिल्क प्रोवाइड करेगी, जिसको बेबी क्या करेगा, फीड करके अपना न्यूट्रिशन लेगा, अपना पोषण लेगा, जिससे वो अपना कार्य करेगा, अपना हंसना बोलना चलना फिरना ये सब सारी क्रियाएं करेगा। अब मनुष्य में कैसे पोषण मिलता है, पहले क्या हम लोग, जैसे ये मानव है, ठीक, ये मानव है, पहले से ने इंजेक्शन किया, ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या उसमें से जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका क्या हुआ, अवशोषण हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल हुआ वो इंजेक्शन के थ्रू, उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकल गया। जो हानिकारक या वेस्ट मटेरियल जो पदार्थ जो ऑब्जर्व करने के योग्य नहीं है और जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो क्या बाहर निकाल दिया जाता है। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। सांस लेना ही नहीं, ले लिया श्वसन हो गया, तो ये चीज़ नहीं, सांस लेना मतलब लो भी और छोड़ो भी, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और श्वसन कैसी प्रक्रिया है, एक ऑक्सीकरण प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना श्वसन क्या है, संभव नहीं है, श्वसन की प्रक्रिया संभव नहीं है। यह एक अपचयी प्रक्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टूटता है, क्या तोड़ने की प्रक्रिया कैटाबॉलिक कहलाती है। उसके बाद क्या ऊर्जा प्रदान होती है ऑक्सीजन के ही थ्रू, क्या ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है, जिससे क्या हमारा शरीर गर्म रहता है, और जब हम मर जाते हैं तो क्या हम लोगों का शरीर ठंडा हो जाता है। तो वहाँ ऊर्जा तथा उष्मा नहीं बनती है, वहाँ श्वसन नहीं होता है, तो ऊर्जा और उष्मा नहीं बनती, जिससे क्या बॉडी डेड हो जाती है। अब मानव में जो श्वसन का अंग क्या है, तो स्तनधारी मैमल्स में क्या है, फेफड़े, लंग्स के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, और कीट में श्वासनली ट्रैकिया के थ्रू सांस ली जाती है, और जलीय जीव क्लोम के थ्रू सांस लेते हैं। क्लोम यानी कि जो गिल होते हैं, गलफड़े होते हैं, जैसे मछली क्या अपने गलफड़ों से सांस लेती है, जो जल में ऑक्सीजन H2O होता है उसमें से वो जो ऑक्सीजन होती है उसको लेती है। मेढक क्या स्किन से लेता है, और जब मेढक जो टेडपोल अवस्था में होता है, जब वह लार्वल अवस्था में होता है, तो वह किससे, गिल्स से सांस लेता है। मनुष्य जब गर्भ में बच्चा होता है तो वह किससे सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है। अब श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास निःश्वसन, निःश्वसन मतलब सांस अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है, सांस बाहर निकालना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। यह दोनों प्रोसेस मिलकर के क्या श्वसन कहलाती हैं। अब जब हम लोग अंदर लेते हैं तो N2 78% इन्वायरमेंट में है, O2 21%, CO2 0.03% है। इतना हम लोगों ने लिया, जो वातावरण में है वही तो लोगे ना, जो नहीं है वो कैसे लोगे। 78% है क्या, तो आप 100% ले लेंगे नहीं, क्योंकि 78% है तो 78% ही तो लोगे। अब बाहर हम लोग क्या करते हैं, निकालते क्या क्या, नाइट्रोजन जैसी ली वैसे निकाल दी। ऑक्सीजन क्या 17% निकाल ली, और 17% निकाली, और ली कितनी 4% ऑक्सीजन ले ली, और जो CO2 था 0.03 लिया गया, पर निकाला कितना गया, 4% निकाला गया। इतना समझ में आया आपको। उत्सर्जन क्या होता है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो हमें ऊर्जा प्राप्त मिलती है,
उसमें से कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, जिससे हमने भोजन ग्रहण किया उसमें क्या हुआ, डाइजेशन के समय एक रासायनिक प्रोसेस हुई, रासायनिक जब प्रोसेस हुई उसमें से जो भाई योग्य है, जो हम लोगों की बॉडी के लिए ज़रूरत है, वो ऑब्जर्वेशन कर लिया गया। जो 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 ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत नहीं, या फिर कुछ पदार्थ जैसे हानिकारक होते, जैसे अमोनिया वगैरह, ये हानिकारक है जो हम लोग यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो इनको क्या बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। जैसे कि वेस्ट मटेरियल आपका यूरिन हो गया, आपका यूरिन हो गया, आपका स्वेट हो गया, जैसे कि पसीना निकलता है, तो पसीने से क्या गंदगी निकलती है शरीर की, तो ये सब हो गए हमारे उत्सर्जन की हो गए। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, सजीव अपना भोजन निर्माण देखेंगे, सजीव में पोषण कैसे होता है। उससे पहले हम लोग रेस्पिरेशन को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले श्वसन मार्ग क्या होता है। श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से आती है और जाती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। जो हमारी नाक होती है वो क्या है, श्वसन मार्ग है। नाक और मुंह क्या है, श्वसन मार्ग है, क्योंकि हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं। अब उसके बाद नासा छिद्र, नाक में जो छिद्र होते हैं उनको नासा छिद्र कहा जाता है। नासा कपाट, नासा जहाँ पे नाक नाक के ऊपर जो जहाँ पे नाक और आंखें मिलती हैं उसको नासा कपाट कहा जाता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स जो ग्रसनी होती है जहाँ से भोजन और हवा दोनों जाते हैं उसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स में क्या, स्वर, लैरिंग्स को कहा जाता है स्वर तंत्र बोला जाता है। उसके नीचे एपिग्लॉटिक्स लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स नीचे क्या, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जो कीट होते हैं उस किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया से सांस किस कौन करते हैं, तो कीट क्या करते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। और उसके बाद ट्रैकिया जब दो भागों में बट जाता है, ट्रैकिया यहाँ से दो भाग में बट गया, एक इधर बट गया एक इधर बट गया, तो इसको कहते हैं ब्रोंकाई बोला जाता है, जब दो भागों में बट जाता है। और ब्रोंकाई जब कई भागों में ये बट जाती हैं तो इनको कहा जाता है ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस कहा जाता है। कई भागों में बट जाते तो इसको ब्रोंकियोलस कहा जाता है। और जब बट जाती हैं उसके बाद जो इनके ऊपर गुच्छे नुमा संरचना होती है, जैसे एक ब्रोंकियोलस के ऊपर से जो गुच्छे नुमा जो संरचना होती है इसको एल्वेओली कहा जाता है। एल्वेओली गुच्छे जैसे संरचना होती है और इसमें क्या भरी होती है इसमें हवा भरी होती है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। डायफ्राम ये नीचे की तरफ, यही इसी का काम है जिसकी वजह से फेफड़े वर्क करते हैं। तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, ये फेफड़ों को पंप करने का कार्य करता है। अगर आपको रेस्पिरेशन समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम लोग समझेंगे डाइजेशन। डाइजेशन का ये डायग्राम है। जब हमारे शरीर में क्या, भोजन आया, मुंह से भोजन जब ग्रहण किया गया तो जब शरीर में आया, तो शरीर में आने के बाद ये अमाशय में गया। पित्त जो होता है, कुछ पित्ताशय रस सिक्रेट करता है, तो इन्हीं में जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने के बाद जो पदार्थ होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है और बड़ी आंत से भोजन होकर के क्या, रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं उत्सर्जन। यहाँ छोटी आंत तक क्या, सारे पदार्थों का होता है जो पाचन हो चुका होता है और उनके पोषक पदार्थों का भी ग्रहण हो चुका होता है। उसके बाद क्या, एनस से जा कर के वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।